आपका बच्चा घर से भागकर शादी कर चुका है और अब आपके पास सिर्फ 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में आप जो 3 काम करेंगे वही आपके परिवार का भविष्य तय करेगा। एक भी गलत कदम आपको अपने बच्चे से हमेशा के लिए दूर कर सकता है, आपको बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको वो 3 सबसे ज़रूरी कानूनी कदम बताऊंगा जो आपको फौरन उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही है। गुस्सा, बेबसी और डर सब एक साथ हावी हो रहे होंगे जब पता चलता है कि आपका बेटा या बेटी ने भागकर शादी कर लिया। तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन यकीन मानिए, यही वो समय है जब आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचना है। एक गलत फैसला आपके पूरे परिवार को ऐसी कानूनी उलझनों में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलने में सालों लग जाएंगे। शादी के बाद के पहले 7 दिन सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। इस दौरान हुई गलतियों को सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ज़्यादातर माता पिता सोचते हैं कि पुलिस के पास जाने से उनका बच्चा तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा अलग है। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। तो सबसे पहले मैं आपके गलत धारणाओं का खंडन करूंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि थाने में जाकर चिल्लाने से या दूसरे पक्ष को धमकाने से बात बन जाएगी। सच तो यह है कि ऐसा करने से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे और अपने खिलाफ ही एक नया केस खड़ा कर लेंगे। एक और गलतफहमी यह है कि भागकर की गई हर शादी गैर कानूनी होती है। ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे बालिग हैं, यानी लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा है, तो कानून उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार देता है। ऐसी सिचुएशन में सीधे अपहरण का केस दर्ज करवाना आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है। चलिए मैं आपको 3 ठोस कानूनी कदम बताता हूं जिन्हें आपको इस प्रक्रिया में, इस प्रॉब्लम को सुलझाने में जरूर लेना चाहिए। पहली तत्काल कार्रवाई आपको ये करना है कि आपको एक अच्छे वकील से मिलना है। आपका सबसे पहला और जरूरी काम है कि फौरन किसी अनुभवी फैमिली लॉयर यानी पारिवारिक मामलों के जो वकील होते हैं उनसे मिलना चाहिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। पुलिस या रिश्तेदारों के पास जाने से भी पहले एक वकील से मिले। एक अच्छा वकील सबसे पहले यह पता करेंगे कि आपके बच्चे की कानूनन उम्र क्या है, वो बालिग है या नाबालिग है। बस यही एक बात पूरे केस को पलट सकती है। अगर बच्चा नाबालिग है तो क्या होगा? तो मामला सीधे सीधे किडनैपिंग का बनता है, चाहे वो अपनी मर्जी से ही क्यों ना गया हो। वकील आपको बताएंगे कि बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में जो पहले आईपीसी की धारा लगती थी वो 363 होता था और अब नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में 136 के तहत केस दर्ज किया जाता है। और अगर आपने सही तरीके से केस दर्ज करवा दिया और बच्चा आपका नाबालिग साबित हो जाता है तो फिर उन्होंने कहीं से भी शादी की हो, उसकी कोई मान्यता नहीं है। उल्टा लड़के को जेल भी हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो मान के चलिए कि आपका बच्चा बालिग है, तो वकील साहब आपको समझाएंगे कि आपके पास क्या रास्ते हैं, क्या कानूनी तरीके से जो शादी हुई है वो सही है या नहीं सही है, कहीं शादी के लिए कोई दबाव तो नहीं बनाया गया है। वकील आपको झूठे केस के खतरों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अगर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है तो आपको एफआईआर जो आप करवाएंगे वो झूठी साबित हो सकती है और आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। वकील साहब आपकी भावनाओं को सही कानूनी दिशा देंगे और आपको कोई भी गलत उठाने से बचाएंगे। जो दूसरा स्टेप आपको लेना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, एफआईआर नहीं। आपका दूसरा कदम है पुलिस स्टेशन जाना। लेकिन रुकिए, अपहरण की एफआईआर लिखवाने में कोई जल्दबाजी ना करें, खासकर तब जब आप उम्र को लेकर 100% श्योर नहीं है। सबसे पहले अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराएं। यह एक बहुत ही सुरक्षित और सही कदम है। इसमें आप पुलिस को बताते हैं कि आपका बेटा या बेटी बिना बताए घर से चले गए हैं
उनको उनकी चिंता है, इससे एक ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। याद रखिए, ये एफआईआर से बिल्कुल अलग है। गुमशुदगी की रिपोर्ट का मकसद बच्चे को ढूंढना होता है, किसी को मुजरिम बनाना नहीं। बाद में जब वकील साहब की सलाह से पूरी स्थिति साफ हो जाए तो इस रिपोर्ट को एफआईआर में बदला जा सकता है। सीधे सीधे अपहरण का आरोप लगाने से आप बच भी सकते हैं और जरूरत हो तो आरोप लगा भी सकते हैं, एफआईआर लिखवा भी सकते हैं। जो तीसरी तत्काल कार्रवाई है वो है सबूत जमा करना, सबूत जमा करने की प्रक्रिया शुरू करना। देखिए, कानून सिर्फ सबूत और सबूतों की भाषा ही समझता है, इसलिए जब तक आप वकील और पुलिस से बात कर रहे हैं, आप घर पर बहुत जरूरी सबूत इकट्ठा शुरू कर सकते हैं। पहला, एज प्रूफ। यह सबसे अहम सबूत है। अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड, जो भी हो उसे ढूंढकर अपने पास रखें। यही वो कागज है जो तय करेगा कि केस जो है अपहरण का बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा है बातचीत का रिकॉर्ड, यानी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स। क्या बच्चे का कोई मैसेज, ईमेल या कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है? क्या उसने अपनी किसी दोस्त को कुछ बताया था? यह सारी जानकारी यह समझने में मदद करेगी कि वह अपनी मर्जी से गया है या उसको बहकाया गया। और जो तीसरा है धमकी या दबाव का सबूत। अगर दूसरे पक्ष से आपको या आपके बच्चे को कोई धमकी मिली थी तो उसका सबूत, जैसे कोई मैसेज या रिकॉर्डिंग हो, जरूर इकट्ठा करें। यह दबाव में हुई शादी को कोर्ट में चुनौती देने का आधार बन सकता है। और साथ ही साथ आजकल धमकी या ब्लैकमेलिंग के एक नया तरीका है कि पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं लड़के और उसके बाद से वही वीडियो और फोटो दिखा करके शादी के लिए दबाव बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ तो आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ है। अगर आप इस सच को सामने ला पाए तो चाहे कैसे भी शादी हुई हो, उस शादी को कभी भी मान्य नहीं किया जा सकेगा। अगर आपके बच्चे बालिग हैं और शादी कर चुके हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चलो कोई गलती नहीं है, बालिग भी है, सब कुछ ठीक है। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि दोनों बालिग हैं, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शादी कर ली है, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इस सूरत में कानूनी लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ समझदारी और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। सबसे पहला चीज, मुश्किल है लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना। कानूनी तौर पे वो पति पत्नी है, उन्हें साथ रहने का पूरा अधिकार है, कानून उनको सपोर्ट करता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जबरदस्ती या केस करने से आप अपना बच्चा हमेशा के लिए खो देंगे, जो सही नहीं है। दूसरा, बातचीत का रास्ता खोले रखें। गुस्सा छोड़कर बातचीत की शुरुआत करें, समझने की कोशिश करें उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। हो सकता है वे आपसे बात करने से डर रहे हों, उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनकी बात जरूर सुनेंगे। और तीसरा, संबंध जोड़ने पर ध्यान दें। आपका लक्ष्य उनको अलग करना नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवार से वापस जोड़ना होना चाहिए। अगर आप उनके फैसले का सम्मान करेंगे तो हो सकता है वो जल्द ही आपके परिवार में वापस आ जाए। और जो चौथा है, धमकी या सामाजिक दबाव से बचें। यानी दूसरे परिवार को धमकाना, समाज में उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करना आपको ही कानूनी मुसीबत में डालेगा और बच्चों को आपसे दूर कर देगा। इन गलतियों से हर हाल में बचना है। और मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि आपको कौन कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी। पहला, दूसरे पक्ष को धमकाना नहीं है। समाज, जाति, इज्जत के खातिर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है और इसकी वजह से अपने बच्चों से दूर नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आपको कोई झूठा एफआईआर नहीं दर्ज करवाना है। आप गुस्से में आकर रेप का या पॉक्सो एक्ट में या किसी भी झूठे मामले में केस मत दर्ज करवाइए, उससे आपको काफ़ी नुकसान होगा और हो सकता है कि उल्टा आपके खिलाफ ही यह चला जाए, कानूनी तरीके से आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो जाए। और तीसरा, गलत तरीके का तो हरगिज इस्तेमाल मत कीजिए। यानी बच्चे को जबरदस्ती लाने के लिए किसी गुंडे या किसी फोर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, मार पिटाई का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसी धमकी मत दीजिए कि आप खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से
आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप ऐसा अगर करेंगे तो खुद ही कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं, खुद ही अपराधी बन सकते हैं और इससे आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। मैं जानता हूं यह एक बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग और कानून के दायरे में रहकर काम लेंगे तो आप अपने और अपने बच्चे दोनों के भविष्य को बचा सकते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए या कोई कानूनी मदद चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे मुश्किल कानूनी विषयों को आपके लिए आसान बनाते हैं। अपना ख्याल रखें और कानून का सम्मान करें। जरूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।